नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले सेगमेंट में हमने बात की थी बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं को लेकर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले किसकी बात की थी? गर्भावस्था की बात की थी। हमने पढ़ा था कि बाल विकास में हम कौन कौन सी अवस्थाओं पर चर्चा करने वाले हैं। हमने शुरुआत में जब परिभाषा की बात की थी तो भी हमने यही पढ़ा था कि बाल विकास की परिभाषा क्या है, किस जन्म से यानी कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। और पिछले सेगमेंट में भी हमने यही पढ़ा कि हम जिन अवस्थाओं की बात करेंगे वो पहली अवस्था जो होगी हमारी गर्भावस्था होगी, जिसके अंदर क्या होता है, एक बालक का गर्भावस्था के अंदर कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें सबसे पहली बीजा अवस्था जिसे हम बोलते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? जिसे बीजा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, एक अंडानुमा संरचना के रूप में एक बीज का निर्धारण कहाँ होता है? हमारे गर्भाशय के अंदर होता है, महिला के माता के गर्भाशय के अंदर होता है, ठीक है ना। और ये जो बीजावस्था होती है वो कितने समय तक चलती है? 2 सप्ताह तक चलती है। कितने सप्ताह तक? 2 सप्ताह तक, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस बीजावस्था के दौरान कौन सी क्रिया होती है कि पिता का शुक्राणु और माता का अंडाणु मिलकर क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। निषेचन होता है। निषेचन के बाद में निषेचन जो होता है, निषेचन के बाद में जो अगली प्रक्रिया बनती है वो मोरुला के रूप में बनती है। मोरुला के बाद में, ये साइंस का टॉपिक है वैसे तो, मोरुला के बाद में बैस्टुला, बैस्टुला बाद गैस्टुला, फिर अंगों का निर्धारण होता है। जो अंगों का निर्धारण होता है वो हमारी 3 परतों के अंदर होता है, जिसमें सबसे पहली जो परत होती है, ऊपर की जो परत होती है वो होती है हमारी एक्टोडर्म। बीच वाली परत को हम मेसोडर्म कहते हैं, और जो निचली परत होती है बिल्कुल अस्थायी परत जिसे हम कहते हैं वो होती है हमारी एंडोडर्म। इन 3 अवस्थाओं से मिलकर क्या होता है, बालक के अंग का निर्धारण होता है, अंग बनना उसका प्रारंभ होता है। और जैसे ही ये निषेचन होता है, 2 सप्ताह तक निषेचन की अवस्था चलती है। इस 2 सप्ताह के बाद में जो अगली अवस्था होती है वो हमारी कौन सी है? बीजावस्था के बाद में कौन सी अवस्था चलती है? हमारी भ्रूणावस्था, जिसे हम बोलते हैं भ्रूणावस्था। यानी कि भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर होता है। और जब ये गर्भाशय के अंदर ये भ्रूण जाता है ना, तो ये क्या होता है? गोल आकृति के रूप में होता है। ये भ्रूण कैसा होता है? ये गोल आकृति के रूप में होता है। तो ये माता के गर्भाशय में इधर उधर ना लुढ़ के या इधर उधर ना, मतलब इधर उधर ना हो, इस वजह से क्या है, इस भ्रूण के साथ एक नाल का जुड़ाव हो जाता है। एक नाल बनती है माता के गर्भाशय में, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं उसे? प्लेसेंटा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा। अब ये जो नाल होती है, प्लेसेंटा जो होती है, अपरा नाल जो होती है, वो क्या है, उस भ्रूण के साथ क्या है? जुड़ जाती है। भ्रूण के साथ जुड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि भ्रूणावस्था के दौरान जो भी ऑक्सीजन, या देखिए किसी भी भ्रूण को विकसित होने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जो ऑक्सीजन और जो पोषण है वो इस प्लेसेंटा से भ्रूण को मिलता रहता है। इस प्लेसेंटा या इस अपरा के माध्यम से उसे पोषण मिलता रहता है। तो अगर मैं बात करूं कि भ्रूणावस्था के अंदर एक जो शिशु होता है, एक बच्चा जो होता है, उसे भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो उसे प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है। किसके माध्यम से? प्लेसेंटा के माध्यम से, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। ये नाल भी कहते हैं, इसे आम भाषा में नाल कहते हैं, ठीक है ना। जब शिशु का जन्म होता है तो नाल जो काटी जाती है उसकी नाभि से जुड़ी हुई होती है, ये तो वो होती है प्लेसेंटा, जिसे हम साइंस की भाषा में कहते हैं प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। और अगर मैं बात करूंगी बीजा अवस्था यानी कि निषेचन के बाद जो बीजावस्था होती है, शुक्राणु व अंडाणु के मिलन के बाद में क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मनज। अंडाणुओं की संख्या क्या होगी? 23 होगी ना, और शुक्राणु भी कितने होंगे? 23 होंगे। और 23 और 23 मिलकर क्या बनते हैं? 46 युग्मनज बनते हैं, गुणसूत्र बनते हैं। तो इस युग्मनज के दौरान जो उसे पोषण प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है?
युक्ता से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? युक्ता से। युक्ता के अंदर होता है, युक्ता के अंदर एक पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं योग नामक पदार्थ। कौन सा पदार्थ होता है? योग नामक पदार्थ होता है। जिस योग नामक पदार्थ से बीजावस्था के अंदर उस बीज को क्या है, इस अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से बने इस युग्मनज को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। तो दो बातें हैं हमें यहाँ याद रखनी है। आपको रिकॉल कर रहा हूं एक बार के लिए कि भ्रूणावस्था के अंदर हमें जो पोषण मिलता है एक शिशु को, वो प्लेसेंटा से मिलता है, अपरा से मिलता है। और बीजावस्था या डिम्बावस्था के दौरान जो पोषण मिलता है युग्मनज को, वो किससे मिलता है? योग नामक पदार्थ से मिलता है। तो इतनी सी बात आपको ये याद रखनी है, महत्वपूर्ण बात है। कई बार एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है और पूछी भी, आगे भी पूछी जा सकती है। तो आज के जो सेगमेंट है, आज के सेगमेंट में हम आगे बढ़ते हुए अगली अवस्था की बात करेंगे। ये तो थी हमारी गर्भावस्था। गर्भावस्था के बाद में ये अवस्था कितने टाइम तक चलती है? 9 महीने 10 दिन तक चलती है, यानी कि ठीक है 9 महीने की अवस्था होती है, यानी कि 270 से लेकर 280 दिन तक चलती है। अधिकतम ये 330 दिन की होती है और न्यूनतम ये 180 दिन की होती है। 7 माह का बच्चा भी क्या है, जिंदा रह सकता है। तो ये इस अवस्था के अंदर हमने ये बातें हमने पढ़ ली। आज हम बात करेंगे किसकी? शेष अवस्था की। किसकी बात करेंगे? शेष अवस्था की। आज हम बात करेंगे शेष अवस्था की, यानी कि गर्भावस्था के बाद जो अवस्था आती है उसका नाम क्या है? शेष अवस्था। देखिए शेष अवस्था को अगर साधारण भाषा में कहूं तो इसे परिवार की अवस्था भी कह सकते हैं कि शिशु जो है सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? अपने परिवार में रहता है। तो शेष अवस्था को हम परिवार की अवस्था भी कहते हैं। तो देखिए इसके कुछ उपनाम है, इसके कुछ उपनाम है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। तो देखिए उपनाम में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इसका उपनाम क्या है? सीखने का आदर्श काल। क्या कहते हैं इसे? सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल इसे कहा जाता है। किसको? शेष अवस्था को कहा जाता है। और हम क्या कह सकते हैं? हम इसे भावी जीवन की आधारशिला भी कहते हैं। इसे भावी जीवन की आधारशिला। देखिए भावी जीवन की आधारशिला कहने का मतलब और सीखने का आदर्श काल कहने का मतलब क्या है, पहले वो समझ लीजिए। तो देखिए सीखने का आदर्श काल और भावी जीवन का आधारशिला, यानी कि किसी भी बच्चे की किसी मकान जब हम बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो नींव है मकान की वो होनी चाहिए कैसी? मजबूत होनी चाहिए। और एक शिशु, एक बालक की जो नींव होती है वो शेष अवस्था ही होती है। तो ये कहा जाता है कि शेष अवस्था में आप बच्चे को जैसा भी सिखाओगे, बच्चा क्या है आगे अपने जीवन में जो भी अवस्थाओं में पहुंचेगा, बच्चा वैसा ही क्या करेगा? व्यवहार करेगा। यानी कि बच्चा इस अवस्था के अंदर सर्वाधिक क्या करता है? विकास करता है। और सर्वाधिक उसमें क्या होती है? जिज्ञासा होती है सीखने की। और जितना ज्यादा आप उसको सिखाओगे उतना ही ज्यादा क्या करेगा? सीखेगा इस अवस्था के दौरान। तो इसे कहा जाता है भावी जीवन की आधारशिला। आधारशिला का मतलब क्या होता है? आधारशिला का मतलब ही नींव होता है। क्या कह सकते हैं? भावी जीवन की नींव कह सकते हैं ना उसे, या भावी जीवन की आधारशिला हम इसे कह सकते हैं। और इसे हम क्या कह सकते हैं? तीव्र विकास की आयु। तीव्र विकास की आयु, इसे हम तीव्र विकास की आयु भी कहते हैं। तीव्र विकास की अवस्था, सॉरी आयु नहीं, तीव्र विकास की अवस्था। तो देखिए इस अवस्था के अंदर क्या होता है? देखिए शेष अवस्था में सर्वाधिक विकास माना जाता है। गर्भावस्था में भी विकास होता है बालक का, परंतु बालक के जन्म के बाद जो सर्वाधिक विकास वाली अवस्था जो होती है ना हमारी, वो होती है शेष अवस्था। कौन सी होती है? शेष अवस्था, जिसके अंदर बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत गति से होता है, बहुत ज्यादा गति से होता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल भी इसे कहते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल, और इसे खिलौनों की आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? खिलौनों की आयु भी कहते हैं। ठीक है ना? ये इसके कुछ उपनाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना? ये कुछ आपको याद रखने हैं।
अब देखिए जब इसके उपनामों की अगर मैं बात कर ली तो बुक उपनाम की बात करने के बाद में उपनाम की बात करने के बाद में हम कुछ कथनों के ऊपर बात करेंगे। किन पे? कुछ कथनों के ऊपर बात करेंगे। देखिए कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस शेष अवस्था को लेकर कुछ कथन कहे गए हैं, कुछ कथन कहे गए हैं। हम उन कथनों के ऊपर बात करेंगे। ये कई बार एग्जाम में ये कथन देकर पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है या ये किस अवस्था के लिए कहा गया है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद भी रखना है और देखना भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? सिगमंड फ्राइड का। किसकी बात करेंगे हम? सिगमंड फ्राइड की। तो देखिए सिगमंड फ्राइड ने शेषावस्था को लेकर क्या कहा? सिगमंड फ्राइड ने शेषावस्था को लेकर कहा कि जीवन के पहले 5 वर्ष में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। क्या कहा इसने? सिगमंड फ्राइड ने कहा जीवन के पहले 5 वर्ष में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। क्या कहा? जीवन के पहले 5 वर्ष में भावी जीवन की रख लेता है। अभी मैंने बताया ना भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला। तो देखिए पहले 5 वर्ष तक की होती है, जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था होती है नहीं। तो 5 वर्ष में सिगमंड फ्राइड ने कहा कि 5 वर्ष में बालक जो है उसे आगे भावी जीवन में क्या बनना है, उसकी नींव जो है वो यहीं पर ही उसकी बनती है। कहां बनती है? शेष अवस्था के दौरान बनती है। ठीक है ना। और इसके बाद में एक क्रो एंड क्रो का महत्वपूर्ण कथन है इसको लेकर। देखिए क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। किसकी शताब्दी है? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। बीसवीं शताब्दी बालकों की शताब्दी, ये बात किसने कही? क्रो एंड क्रो ने कही। उसके बाद में हम बात करेंगे वैलेंटाइन की। किसकी बात करेंगे हम? वैलेंटाइन। देखिए वैलेंटाइन ही था जिसने सीखने का आदर्श काल कहा। किसको? शेषावस्था को। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए सीखने का आदर्श काल किसके द्वारा कहा गया, तो सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने। शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। किसने? वैलेंटाइन ने। सीखने का आदर्श काल कहा वैलेंटाइन ने। और एक और आपको कथन याद रखना है वॉटसन का। किसका? वॉटसन ने इसकी तीव्र विकास की अवस्था कहा है इसे। क्या कहा है? तीव्र विकास की अवस्था। और कहते हुए क्या कहा कि इस अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की, सीखने की सीमा और तीव्रता इस अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से ज्यादा होती है। अभी मैंने बताया ना आपको ये बात कि सर्वाधिक विकास की जो अवस्था होती है, जिस अवस्था के अंदर हमारा सर्वाधिक विकास होता है या तीव्र गति से विकास होता है, वह अवस्था कौन सी होती है? हमारी शेषावस्था होती है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ कथन थे, वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने, यानी सिगमंड फ्राइड का क्या कहना था कि 5 वर्ष में बालक वह सीख लेता है जो उसे भावी जीवन में बनना होता है। क्रो एंड क्रो ने इसे 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी कहा
और वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा, और वॉटसन ने क्या कहा कि ये ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में विकास इतना तीव्र होता है कि जो बाकी अवस्थाएं हैं वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो वॉटसन के इस अर्थ का तात्पर्य ये निकलता है। उसके बाद मैं बात करूंगा इसकी विशेषताओं की। किसकी विशेषताओं की? शेषावस्था की विशेषताएं। तो देखिए ये तो थे इसके उपनाम और ये थे इसके कथन जो कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहे गए हैं। अब बात करेंगे हम शेष अवस्था की विशेषताएं। क्या बात करेंगे हम? शेष अवस्था की विशेषताएं। तो देखिए सबसे पहले हम जब इसकी विशेषता की बात करते हैं, जब विशेषता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता इसकी क्या बनेगी? इसकी बनेगी अंतर्मुखी व्यवहार। कौन सा व्यवहार? अंतर्मुखी व्यवहार। कौन सा व्यवहार? अंतर्मुखी व्यवहार। बालक जो है शेष अवस्था में कौन सा व्यवहार करता है? तो अंतर्मुखी व्यवहार करता है। कौन सा व्यवहार करता है? अंतर्मुखी व्यवहार करता है। बहिर्मुखी नहीं करता, अंतर्मुखी व्यवहार करता है। केवल अपने और अपने ही बारे में वो सोचता है। उसे बाहर की किसी भी वस्तु से, समाज से उसे कोई लेना देना नहीं होता। केवल अपने और अपने ही बारे में वह सोचता और विचारता है। तो इस प्रकार का व्यवहार करता है। देखिए व्यवहार कितने प्रकार की? अंतर्मुखी व्यवहार, बहिर्मुखी और उभयलिंगी। जो हम आगे जब व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व में हम देखेंगे कि व्यवहार जो है वो 3 प्रकार का। जुंग ने एक वर्गीकरण दिया था व्यवहार व्यक्तित्व को लेकर। तो उसने कहा था कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और एक उसके शिष्यों ने बताया था उभयलिंगी। ठीक है ना? तो देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व है जो व्यक्तित्व क्या है? केवल अपने ही बारे में सोचे, एकांत में रहना पसंद करे, अपने आप में मस्त रहे। ऐसा कौन सा है व्यवहार हमारा? अंतर्मुखी। तो बालक जो है वो इस अवस्था में कैसा व्यवहार करेगा? अंतर्मुखी व्यवहार। जो एक शिशु है उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने और अपने खिलौनों के साथ में खेलकर खुश है, यानी कि अपने आप में, अपने ही दुनिया में क्या है वो मस्त है। ऐसा व्यवहार इस अवस्था के अंदर एक बालक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगली बात, करके सीखने में रुचि। इसमें करके सीखने में रुचि। तो देखिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। शिक्षा मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जॉन डीवी ने एक सिद्धांत दिया लर्निंग बाय डूइंग का। उसी के अनुरूप क्या है? बालक शेष अवस्था में कार्य करता है, यानी कि वह करके सीखता है। अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपने ज्ञानेंद्रियों के यूज से क्या करता है बालक? नई नई क्रियाएं सीखता है। सबसे ज्यादा जो ज्ञानेंद्रियों का जो इस्तेमाल जो होता है वो हमारा शेष अवस्था के अंदर किया जाता है। गामक क्रियाओं के माध्यम से, गामक क्रियाओं के माध्यम से, या हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बालक जो है वो सर्वाधिक सीखता है इस अवस्था के अंदर, यानी शेष अवस्था के अंदर। ठीक है। इसके बाद जब सीखने की रुचि, फिर उसके बाद संवेगों का प्रदर्शन। कौन सा? संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन का तात्पर्य क्या है कि इस अवस्था के अंदर ऐसा नहीं है कि जन्म के समय हमारे अंदर संवेग होता है। जब हम सामूहिक विकास को पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि बालक के जन्म के समय कोई उसमें संवेग नहीं होता, परंतु धीरे धीरे उसमें जब संवेग विकसित होने होते हैं तो बार बार वो अपने संवेगों का क्या करता है? प्रदर्शन करता है। ठीक है ना? हम और आप क्या है? संवेगों को छिपाने की कोशिश करते हैं, परंतु एक शेष अवस्था में एक जो शिशु होता है वह संवेगों को नहीं छिपा सकता। वह ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? संवेगों का प्रदर्शन करता है। और अनुकरण के द्वारा, अनुकरण के द्वारा अधिगम। अनुकरण के द्वारा अधिगम। अनुकरण के द्वारा यानी कि अनुकरण का अर्थ क्या होता है? नकल से होता है। ठीक है ना? बालक जो है वो दूसरों को कॉपी करके, दूसरों की नकल करके ज्यादा सीखता है। यानी कि आप उसके सामने कुछ भी बोलोगे तो वो आपकी नकल करेगा। आप कहोगे दादा तो वो भी दादा बोलेगा, आप कहोगे माँ तो वो भी माँ बोलेगा। यानी कि जो आपने बोला वैसा ही बच्चा जो है वो बोलना सीख जाएगा। यानी कि अनुकरण के माध्यम से एक बालक जो है, एक शिशु जो है वो सीखता है। ठीक है ना? आप उसे जैसा सिखाओगे, उसको आपने नमस्ते करना सिखाया तो वो नमस्ते करना सीख जाएगा। अब एक शिशु को ये थोड़ा ना पता है कि नमस्ते होता क्या है, उसे नहीं पता।
उसे कुछ भी नहीं पता है, उसे सिर्फ केवल क्या है, उसने क्या किया है, सिर्फ अनुकरण किया है। किसका? आपका। आसपास में जो परिवार के लोग हैं उनका क्या कर रहा है, वो अनुकरण कर रहा है, नकल कर रहा है, उसे नहीं पता कि उस चीज का अर्थ क्या है। ठीक है ना। तो इसलिए इस अवस्था के अंदर जो एक शिशु जो होता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है या अधिगम करता है, और इसे तीव्र शारीरिक विकास होता है। इसके अंदर तीव्र शारीरिक विकास, ये इसकी विशेषता है, और तीव्र मानसिक विकास। तीव्र शारीरिक विकास और तीव्र मानसिक विकास अभी बताया मैंने आपको। और इस अवस्था के अंदर क्या होता है, जिज्ञासा होती है बच्चे में। जिज्ञासा होने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, जिज्ञासा होने का प्रमुख कारण क्या है, माता के गर्भाशय से जब बच्चा जो है वो बाहर निकलता है, माता के गर्भाशय से जब बच्चा जब बाहर निकलता है, यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो बच्चे का जन्म होता है तो एक वो ऐसे वातावरण में अपने आप को महसूस करता है जिस वातावरण के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं जानता। और जब वो कुछ नहीं जानता, इसलिए उसके अंदर सबसे ज्यादा इस वातावरण, इस आसपास के वातावरण के बारे में जानने की क्या होती है, तीव्र इच्छा होती है। क्या होती है? तीव्र इच्छा होती है। आप और हम भी अगर कहीं ऐसी जगह चले जाए जिस जगह के बारे में हम नहीं जानते हो, तो उसके बारे में जानने की क्या होती है, हमारे अंदर इच्छाएं जागृत होती है, जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। तो इसी कारण क्या होता है, बालक भी क्या, बालक के लिए भी क्या है, ये जो आसपास का जो वातावरण है वो उसके लिए क्या है, बिल्कुल अनजान है। वो उसके लिए वो नहीं जानता कि ये आसपास कौन है, कैसे है, क्या ये वातावरण में कहाँ आ गया। तो उसके लिए सब कुछ नया है, और नया होने की वजह से उसके अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है इस अवस्था के अंदर, बच्चे के अंदर। इसीलिए बच्चा जो है वो, अगर आप मार्केट में उसको लेकर जाओगे इस अवस्था के अंदर, यानी 3-4 साल के बच्चे को अगर आप लेकर जाओगे, 5 साल के बच्चे को मार्केट में, तो वो आपसे बार बार पूछेगा कि ये क्या है, ये क्या है। क्यों पूछता है वो? क्योंकि उसको जानने की जिज्ञासा है उस बच्चे के अंदर। ठीक है, क्या है उसमें? जिज्ञासा है। और इस अवस्था के अंदर जो बालक होता है वह किस पर निर्भर होता है? दूसरों पर निर्भर। तो इस अवस्था की ये विशेषता भी बनती है कि दूसरों पर निर्भर होता है। बालक स्वयं अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ नहीं कर पाता, वह केवल और केवल किस पर निर्भर होता है? अपने परिवार के, अपने माता पिता पर, अपने आसपास के सगे संबंधियों पर क्या होता है? निर्भर होता है। ठीक है ना। और इस अवस्था के अंदर संजीव जगत की कल्पना, उसके लिए काल्पनिक कुछ भी नहीं है, उसके लिए निर्जीव कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है उसके लिए? उसके लिए निर्जीव कुछ भी नहीं है। सब चीज उसके लिए क्या है? संजीव है। अगर उसके पास कोई गुड़िया है तो वो उस गुड़िया से भी बातें करेगा। कोई डॉग, कोई भी मतलब टेडी बियर है तो उससे भी वो बातें करेगा। अपना जो खिलौना है उसको, उसके पास में कोई चलने वाली कार है, कोई रिमोट कंट्रोल वाली कार है, तो उससे भी वो कैसा समझेगा? संजीव समझेगा। आप और हम भी जब छोटे थे तो हम भी ये सोचते हैं कि रेडियो में से आवाज आती है। क्या आती है? रेडियो में से आवाज। तो रेडियो के अंदर क्या है? कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो बोल रहा है, ये सोचते थे ना। तो हमारे लिए क्या था? वो भी एक संजीव जगत, संजीव था वो, निर्जीव कुछ भी नहीं था उसके अंदर। ठीक है ना। हमारे लिए वो क्या था? संजीव था। तो इसीलिए बच्चा जो है इसके अंदर, आप बच्चे को कुछ भी बताओगे, कैसा भी बताओगे, तो वो संजीव की कल्पना करेगा, निर्जीव की कल्पना वो नहीं कर सकता। ठीक है ना। और इस अवस्था के अंदर अकेले खेलने में रुचि होती है। बच्चे के अंदर अकेले खेलने में रुचि। अकेले खेलने में रुचि का मतलब मैंने आपको पहली विशेषता इसकी क्या बताई थी? अंतर्मुखी व्यवहार। अंतर्मुखी व्यवहार का मतलब क्या होता है? वो अकेला रहना पसंद करता है और अकेला ही खेलना क्या करता है? पसंद करता है। यानी वो अकेला रहना चाहता है, केवल अकेला, अपने खिलौनों के साथ में वो अकेला खेलना पसंद करता है। उसे किसी भी अन्य सामाजिक वातावरण की या अन्य लोगों की उसे आवश्यकता नहीं है। और इस अवस्था में बालक क्या होता है? अगर आपसे मैं पूछूं, एक बालक शेष अवस्था में होता है सामाजिक, असामाजिक दोनों या उदासीन, तो क्या बताओगे आप? सामाजिक होता है, उदासीन होता है, या असामाजिक होता है? क्या होता है?
तो देखिए उदासीन होता है बालक, ना तो सामाजिक होगा और ना ही असामाजिक होगा। बालक क्या होगा? उदासीन प्रवृत्ति का होगा। क्या होगा? उदासीन प्रवृत्ति का होगा। वो ना तो कोई समाज के बारे में जानता है, वो ना तो असामाजिक कृत्यों के बारे में जानता है, वो ना सामाजिक कृत्यों के बारे में जानता है। वो सब उसके लिए क्या है? अनजान है। अनजान होने के कारण वो क्या है? इन अवस्थाओं को लेकर क्या है? सामाजिक और असामाजिकता को लेकर वो क्या होता है? उदासीन होता है, बिल्कुल भी अनजान होता है। ठीक है ना। तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं जो हमने बात की। देखिए सबसे पहली विशेषता की मैंने बात की तो शेष अवस्था जो होती है वो अंतर्मुखी व्यवहार को दर्शाती है। इसमें बालक जो है वो शिशु जो है वो करके सीखने में रुचि लेता है। संवेगों का क्या होता है? प्रदर्शन होता है। अनुकरण के द्वारा अधिगम करता है। तीव्र शारीरिक विकास, तीव्र मानसिक विकास, जिज्ञासा तीव्र, दूसरों पर निर्भर, संजीव जगत की कल्पना, अकेले खेलने में रुचि और बालक उदासीन प्रवृत्ति का होता है, ना कि सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक होता है। ठीक है ना। तो ये तो थी इसकी विशेषताएं। अब हम बात करेंगे इसके शारीरिक विकास की कि शेष अवस्था में एक शिशु का जो शारीरिक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है ना। एक बालक का जैसे ही जन्म होता है तो उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, उसका वजन कितना होता है, उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना, उसकी लंबाई कितनी होती है जन्म के समय। ठीक है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो एक शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शेष अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। कितनी होती है? हड्डियों की संख्या 270 होती है। और हृदय की धड़कन सामान्य तौर पर देखें तो 72 पर मिनट के अंदर जो हमारा 72 बार जो पर मिनट सेकंड के हिसाब से हमारा जो धड़कन है वो धड़कती है। ठीक है ना। प्रति मिनट 72 बार प्रति मिनट के हिसाब से हमारी धड़कन जो है वो धड़कती है सामान्य तौर पे अगर हम देखें। परंतु शेष अवस्था में क्या होता है? डबल होता है। क्या होता है? डबल। यानी कि इसके अंदर क्या होता है? 140 बार प्रति मिनट, यानी एक मिनट में 140 बार हृदय की धड़कन, हृदय जो है वो पंपिंग करता है, धड़कता है। कितना? 140 बार, डबल। यानी 72 का अगर हम डबल करें तो 144, यानी कि ये क्या है? 140 बार प्रति मिनट के हिसाब से जो है वो हृदय की धड़कन, हृदय धड़कता है इस अवस्था के अंदर, शेष अवस्था के। ठीक है ना। तो ये तो थी सामान्य तौर पे। अब अगर मैं बात करूं कि एक जन्म के समय एक शिशु का भार कितना होता है, तो एक जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है? तो देखिए इसके अंदर जब शिशु के भार की अगर मैं बात करूं तो ये पौंड के अंदर मापा जाता है। ठीक है ना। पौंड में ही आपसे पूछेगा। तो ये जो शिशु का जन्म के समय जो भार होता है, सामान्य भार की अगर मैं बात करूं तो लगभग 7.5, कितना होता है? 7.5 पौंड होता है। कितना होता है? 7.5 पौंड होता है शिशु का भार, लगभग उसका जन्म के समय। जैसे ही जन्म होता है तो शिशु को जो एक तोला जाता है ना, उसको तोल कर देख लेना, उसका जो माप आएगा वो इतना आएगा 7.5। सामान्य और एक स्वस्थ शिशु का भार जो होता है वो 7.5 पौंड होता है। और लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है 9.5 इंच। कितनी होती है? 9.5 इंच होती है। कितनी होती है? 9.5 इंच होती है। कितनी होती है? 9.5 इंच होती है। अब देखिए जन्म के समय लड़कियों की जो लंबाई होती है ना, वो लड़कों की लंबाई से क्या होती है? आधा इंच क्या होता है? कम होती है। क्या होती है? आधा इंच कम होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 9 इंच होती है। ठीक है ना। करीब करीब आधा इंच क्या होती है लड़कियों की। अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो फीमेल की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है? आधा इंच क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? आधा इंच कम होगी। ठीक है ना। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जो लंबाई होती है वो आधा इंच क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना। और जो वजन होता है फीमेल के अंदर, यानी कि
शिशु के अंदर एक लड़की है तो उसका 0.2 पौंड क्या होगा, कम होगा, यानी 7.5 पौंड से 0.2 पौंड क्या होगा, कम होगा। 0.2 पौंड क्या होगा, कम होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि लड़कियों के वजन से 0.2 पौंड क्या होता है, लड़कों का वजन ज्यादा होता है। और लंबाई के अंदर देखा जाए तो लड़कियों की लंबाई से आधा इंच ज्यादा होती है लड़कों की लंबाई, ठीक है ना, शेषावस्था में। और इसके अंदर हमें क्या रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक शिशु की नेतेंद्रियों का मतलब क्या होता है, आंखें, कब कार्य करना शुरू कर देती है, तो जन्म के समय, जन्म होते ही बच्चे की जो आंखें पहली बार खुलती है, ठीक है ना, और वो उन आंखों का जो यूज होता है वो सबसे पहले कब होता है, 30 घंटे बाद, यानी कि बच्चे के जन्म के 30 घंटे के बाद में उसकी नेतेंद्रियां जो है, क्या है, नेतेंद्रियां, यानी कि आंखें कार्य करना शुरू कर देती है, आंखें कार्य करना शुरू कर देती है। 30 घंटे के बाद जस्ट नहीं होती है आंखें काम करना शुरू, 30 घंटे के बाद में उसकी नेतेंद्रियां जो है वो कार्य करना शुरू कर देती है। और बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद, बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद उसकी त्वचा का रंग क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इन 15 दिनों के अंदर बच्चा जो है वो बार बार अपनी त्वचा का रंग क्या है, बदलेगा, ठीक है ना, आपको ऐसा परिवर्तन नजर आएगा। एक दिन देखोगे तो आपको अलग त्वचा का रंग नजर आएगा, एक दिन आपको अलग त्वचा का रंग नजर आएगा। परंतु जब 15 दिन बाद में क्या है, बच्चे की त्वचा का रंग क्या होता है, उसके चमड़ी का जो रंग होता है ना, वो गोरा है, काला है, सांवला है, जैसा भी है, वो उसका 15 दिन बाद हमें पता लगता है। 15 दिन बाद उसकी त्वचा का रंग क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, और हमेशा के लिए वो ही कलर उसका रहता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि उसके मस्तिष्क का बाहर, देखिए, जो शेषावस्था के अंदर जो सर्वाधिक विकसित चीज होती है ना, विकसित अंग जो होता है शेषावस्था में एक शिशु का, वो कौन सा अंग होता है, उसका मस्तिष्क होता है। कौन सा अंग होता है, मस्तिष्क होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का जो भार होता है शेषावस्था के अंदर वो कितना होता है, 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, ठीक है ना। और उसका जो मस्तिष्क जो होता है वो उसके शरीर से क्या होता है, बड़ा होता है, शरीर से क्या होता है, बड़ा, यानी कि सर्वाधिक विकसित अंग जो है ना उसका, वो कौन सा होगा, उसका मस्तिष्क ही होगा, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो एक शिशु के अंदर जो सबसे पहले जो दांत आते हैं, उसके दांत आना कब प्रारंभ होते हैं, तो दांत जो है उसके वो कब आते हैं, उसके 7वें माह में आते हैं। 7 माह का अंदर शिशु के अंदर सबसे पहले कौन सा दांत आता है, अस्थायी दांत आता है, जिसे हम बोलते हैं दूध का दांत। क्या बोलते हैं उसे, दूध दांत, ठीक है ना, दूध का दांत, यानी कि सबसे पहला जो दूध का दांत या अस्थायी दांत के रूप में जब शिशु के अंदर मुंह में जो दांत आता है वो 7वें माह में आता है। और 4 वर्ष के अंदर आते आते करीब 4 वर्ष के अंदर बच्चे के अंदर सभी दांत आ जाते हैं। कितने दांत, सभी दांत आ जाते हैं, जितने भी दांतों की संख्या होती है वो 4 वर्ष में लगभग उसके सभी दांत आ जाते हैं। और 7वें माह में पहला अस्थायी दांत के रूप में उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और देखिए, जब दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो जो दूध के दांत होते हैं ना वो कितने होंगे, 20 होंगे। सामान्य दांतों की संख्या आप कितने बताते हो, 32 बताते हो। 32 के अंदर 28 दंत होते हैं, 4 प्रज्ञा दंत होते हैं जिसके अंदर, और जो हमारे प्रज्ञा दंत है ना वो नहीं आती है दूध के दांतों में, ये याद रखना आप, ठीक है ना। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होगी, 20। और जो नॉर्मल हमारी अगर दांतों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो कितनी होंगी, 28 तो क्या होंगे, दांत होंगे, और 4 क्या होंगे, हमारे प्रज्ञा दंत होंगे, जिसे हम जाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाड़, ठीक है ना, जाड़ बोलते हैं। तो 4 हमारी प्रज्ञा दंत होते हैं, 28 हमारे दांत होते हैं, और दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है ना। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 होती है, ये मैंने बता दिया था। और बाल्यावस्था में जाते जाते जो हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है, हमारी 206 रह जाती है, ये भी याद रखना, वो हम बाल्यावस्था में भी बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तो था शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास के अंदर मैंने क्या पढ़ाया आपको, शारीरिक विकास में मैंने आपको शारीरिक विकास के अंदर बताया कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है एक शिशु के अंदर,
270 होती है। कितनी होती है? 270, यानी कि जन्म के समय क्या होता है? 270 होती है। ठीक है ना। यहां जाने के बाद में क्या हो गया? 206 रहेगी बाल्यावस्था के अंदर। ठीक है ना। इसे अस्थिकरण कहते हैं। अस्थिकरण के कारण दो हड्डियां आपस में जुड़कर क्या एक हड्डी का निर्माण करती है। इस कारण जो होती है हमारी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206। ये नहीं कि किशोरावस्था के अंदर होती है। कितनी होती है? किशोरावस्था के अंदर जाकर 206 रह जाती है। और किशोर बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या और भी बढ़ जाती है, करीब करीब 350 की समथिंग होती है। ठीक है ना। तो वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने बताया कि जन्म के समय एक शिशु का भार कितना होता है? तो 7.5 पाउंड होता है। और 7.5 पाउंड में अगर कोई लड़की है तो उसका जो भार होगा ना वो 0.2 पाउंड क्या होगा? लड़कों से कम होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो लड़कों का भार होता है ना वो 0.2 पाउंड क्या होता है? लड़कियों के भार से क्या होता है? ज्यादा होता है। 0.2 पाउंड क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है ना। लंबाई की अगर मैं बात करूं तो जन्म के समय एक शिशु की जो लंबाई होती है 9.5 इंच होती है। और जो लड़की है कोई तो उसकी आधा इंच क्या होगी? कम होगी। 30 घंटे के अंदर सबसे पहले उसकी नेत्रेंद्रियां काम करना शुरू करती है। आंखें उसके बच्चे के जन्म के 30 घंटे के बाद पहली बार उसकी आंखें क्या करती है? काम करना शुरू करती है। ठीक है ना। 15 दिन बाद उसकी त्वचा का रंग क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। मस्तिष्क उसका क्या है? कितना होता है? 350 ग्राम का होता है। यानी शरीर से क्या होता है? बड़ा होता है। सबसे सर्वाधिक विकसित अंग जो होता है वो मस्तिष्क ही होता है। ठीक है ना। 7 माह में सबसे पहले उसके अंदर 7 माह में सबसे पहले उसके अस्थायी दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं। और 4 वर्ष में जाते जाते उसके सभी दांत आ जाते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? शारीरिक विकास को पढ़ा शेष अवस्था के। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? गर्भावस्था को पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ा? आज के सेगमेंट में हमने बात की है शेष अवस्था के शारीरिक विकास को लेकर। ठीक है ना। तो अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे शेषावस्था की ही। और शेषावस्था के अंदर हम बात करेंगे सामयिक विकास और उसका सामाजिक विकास। क्या है उसका सामयिक विकास और उसका मानसिक विकास की अगर हम बात करेंगे। ठीक है ना, अगले सेगमेंट में। तो अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।